Good evening and welcome everyone to the live session on Indian policy. So today onwards we'll start with judiciary as the topic. So Indian judiciary में इस बार 2-3-4 questions थे. You have been given a handout. NCERT का एक handout मिला था कल परसों में. Soft copy या कुछ, right? सिर्फ उनको ही मिला है, बाकियों को You must have got a handout. 5 to 6 questions were from the same chapter. If that chapter would have been read thoroughly. एक chapter से अगर इसको ध्यान से reading between the lines करोगे, you will be able to see. So this is Indian Constitution at work, the 11th standard NCERT, right? Reading between the lines, the way it is being done in classes also is what is required. So we follow a pattern of integrated judiciary in the country. Integrated judiciary का मतलब यूएसए में क्या है कि हर स्टेट की अपनी लॉज हैं, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं. हर स्टेट का अपना अलग अलग हाई कोर्ट है, ठीक है. कहीं पे गन लॉज यूएसए में गन लॉज लीगल है, कहीं पे गन रखना, पर्सनल वेपन रखना लीगल है, कहीं पे पर्सनल वेपन रखना इलीगल है. स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट. बट we have an integrated constitution, we have a single constitution and we have an integrated judiciary, we have a single judiciary in the country. Single से मतलब ये नहीं है कि एक ही कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं. the jurisdiction of a high court is confined to the state. उस स्टेट में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं वो उस हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है. अगर हाई कोर्ट ने किसी दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल ये बोला कि सेक्शन 377 इज इलीगल, सेक्शन 377 इज इलीगल, सॉरी फॉर द कमोशन, सेक्शन 377 इज इलीगल, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है, इलीगल है, लीगल है, ठीक है. सेक्शन 377 को इनवैलिड करार दे दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 377 के तहत जो भी लोगों को, जो गेज को, लेस्बियंस को, बाइसेक्सुअल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो गलत है. ये जजमेंट दिया 2013 में. अब दिल्ली में जितने भी लोअर कोर्ट हैं, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, सुनते हो ना ये नाम, वो सारों को इस जजमेंट के अबाइड करना होगा, इस जजमेंट के अधीन करना होगा. ऑल दी लोअर कोर्ट्स would have to abide by this norm, would have to abide by this diktat, ठीक है. लेकिन अगर 2014 में नाज फाउंडेशन केस था, ये वैसे मैं बता रहा हूं लेकिन हम जुडिशरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सेक्शन 377 आईपीसी वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ, दोबारा से इसे जीवित कर दिया गया. यानी कि लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर्स अगर कुछ गलत करते हुए, अगर कुछ सही भी करते हुए पाए गए तो उनको गिरफ्तार करना पुलिस का जॉब है, पुलिस की जॉब है, पुलिस का रोल है, राइट. तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट चलेगी लोअर हाई कोर्ट के लिए, 30 हजारी कोर्ट के लिए, पटियाला हाउस कोर्ट के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की चलेगी? सुप्रीम कोर्ट की चलेगी. सो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ कोर्ट्स, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स विद इन दैट स्टेट. अगर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई तो उस स्टेट पे लागू है, लेकिन इस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट में साइट किया जा सकता है या किसी और स्टेट में साइट किया जा सकता है. साइट मतलब कि मिलॉर्ड दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फलानी जजमेंट में ऐसा कहा था, उसके मद्देनजर आपको मेरे प्लेंटिफ को, मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी करना चाहिए. बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, राइट. लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहा जाए कि मिलॉर्ड सेक्शन 377 वैलिड है, हमारे राज्य की पुलिस ने जो किया है वो सही है, उसी के अनुकूल, उसी के अकॉर्डिंग पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना होगा. क्लियर? इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स मत लिखना, रिकॉर्ड लिखना। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। समझ में आया? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो इंटरप्रेट करने में भी हाई कोर्ट का रोल रहता है, जो आप यूपीएससी का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो ना शायद। ओके, आप जनरली भी पूछ रहे हो, अगर किसी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन को लेके कोई विवाद है तो हाई कोर्ट भी ये काम कर सकता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन देयर कैपेसिटी एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। नहीं, रुक जाओ, पहले वाली लाइन क्या लिखी थी? ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। फुल स्टॉप के बाद लिखोगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट is a court of record for all the lower courts Nandini, I'll repeat that, please wait, ठीक है। High court is the court of record for all the lower courts in the, for all the lower courts within the jurisdiction of that high court, ठीक है। If the judgment of the Supreme Court overrules any previous judgment of the High Court, if a judgment of the Supreme Court overrules any previous judgment of the High Court, then THEN, comma के बाद लिखना then, after comma you have to write then, the judgment of the Supreme Court shall prevail upon, then the judgment of the Supreme Court shall prevail upon, then the judgment of the Supreme Court shall prevail upon all the courts in the country, not only High Court, ठीक है, all the courts in the country. Then the judgment of the Supreme Court shall prevail upon all the courts in the country. पढ़ लिया सबने? एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ, नेक्स्ट लाइन में लिखना डेफिनेशन ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। A court of record is a court of record is a court whose acts and proceedings, a court of record is a court whose acts and proceedings are enrolled for perpetual memory and testimony. Enrolled for perpetual memory
परपेचुअल मतलब हमेशा, परपेचुअल मेमोरी, एक मिनट, एंड टेस्टिमनी। whose proceedings are kept for. A court of record is a court whose acts and proceedings are kept for perpetual memory and testimony. Enrolled और kept, ठीक है। enrolled मतलब एन्यूमरेट कर दिया, लिखित रूप में कर दिया, सिंपल। kept लिखना, रखना, ठीक है। तमिलनाडु क्या ऑर्डिनेंस पास कर दिया ना, हाँ, ऑर्डिनेंस पास करके आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हो, हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट दोबारा से ये बोले कि नहीं ये ऑर्डिनेंस गलत है, ये लॉ गलत है, तो अलग बात है, फिर दोबारा से वो सर्कल शुरू हो जाएगा। समझ में आया? लॉ, हाँ, ये कहां से स्टार्ट हुआ? केस लॉ से। हम केस लॉ एक बार समझेंगे, केशवानंद भारती केस से, ठीक है। तो वहां से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ कि कोर्ट एक चीज को गलत कहता था, पार्लियामेंट दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती थी या ऑर्डिनरी लॉ लेके आती थी, फिर उससे उसी जजमेंट को नेगेट किया जाता था, उसी जजमेंट को ही किल किया जाता था, फिर दोबारा से जजमेंट आती थी उस नए लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए, फिर दोबारा से ये चलता रहता था, राइट। हाँ, 24th अमेंडमेंट एक्ट से ये स्टार्ट हुआ 1971, राइट। सर स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी ऐसे चल सकता है, ठीक है। सो इसको लिखो आर्टिकल 129, फुल स्टॉप के बाद आर्टिकल 129 मेक्स द सुप्रीम कोर्ट the court of record. Article 129 makes the Supreme Court the court of record. Article 215 empowers the high courts of the states to be the court of record. समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि किन किन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ये पता लगता है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, आर्टिकल 129 से पता लगता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। अब इसका आंसर ना किसी बुक में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, समझने में सारा कुछ है। अब अगर हम ये बोल दें कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, मेरी जजमेंट सारे हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, तुम लोग मान लो हाई कोर्ट्स हो ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले क्या है, लोअर कोर्ट्स, ठीक है, तो तुम्हारी जजमेंट सारे लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, मैंने क्या पूछा कि किन किन प्रोविजन से, किन किन प्रावधानों से यह पता लगता है कि वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन ऑफ देम, ठीक है। राइट डाउन दिस लाइन, इट इज थ्रू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सिस्टम, it is through the court of record system we can say that, it is through the court of record system we can say that the high court is the Indian judiciary is an integrated judiciary. It is through the court of record system that we can say that we have an integrated judiciary in India. It is through the court of record system that we can say that we have an integrated judiciary in India. That we can say, कर लिया करेक्ट, that we can say that we have an integrated judiciary in India, है ना। ये एक कारण है, हम आगे और कारण भी समझेंगे, राइट।
कोर्ट्स का एक बार सिस्टम देख लेते हैं। अभी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कोर्ट्स की हायरार्की क्या है। मैं एक बार बता देता हूं हमारी कंट्री में कितने तरह के कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। जो सिटीज की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जैसे दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं। कोर्ट क्या होती है, जहां जज बैठते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में एक नॉर्म है, वेयर द जज स्टैंड्स द कोर्ट। एक बार केरला में एक ट्रेन लेट हो गई, जज को वो ट्रेन बोर्ड करनी थी, हाई कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने वहीं पे कोर्ट लगाई, कुर्सी मंगाई और क्या कर दिया, पेनल्टी लगा दी रेलवेज पे, जजमेंट दे दी, राइट। वेयर द जज स्टैंड्स द कोर्ट, ठीक है। ऐसे साइड में कहीं लिख लेना। सो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। फिर स्पेशल कोर्ट्स, आजकल स्पेशल कोर्ट्स काफी ट्रेंडी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स फॉर पोक्सो एक्ट, फॉर पोक्सो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, स्पेशल कोर्ट्स फॉर फलाना टिमका टिमका जो भी है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स काफी ज्यादा सेटअप करे जा सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल सीबीआई कोर्ट। सीबीआई के मुकदमे में थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है, काफी स्लो पेस मैनर में काम कर रहा है, तारीख पे तारीख टाइप्स, तो क्या किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जा सकता है। गुरमीत राम रहीम के केस में स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। फिर सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं, ट्रैफिक का चलान हो गया, कुछ हो गया, उसमें सिविल कोर्ट लग गया। फिर क्रिमिनल मैटर्स, मर्डर, डकैती, ये सब, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये अलग अलग कोर्ट लगते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, फैमिली कोर्ट। सेशन कोर्ट दोनों तरह के केसेस सुन सकता है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, ज्यादातर क्रिमिनल रहते हैं। सेशंस कोर्ट क्रिमिनल जजमेंट देता है, राइट, क्रिमिनल मैटर्स को एंटरटेन करता है, राइट। फिर उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट्स हैं, न्याय पंचायत हैं, ये सिविल की कैटेगरी में आ जाती हैं। ये मुगल्स के द्वारा ये सिस्टम लाया गया था, राइट। हायरार्की पूछी जाए तो मुंसिफ कोर्ट कम्स अंडर सेशंस कोर्ट, नो, मुंसिफ कोर्ट्स कम्स अंडर सिविल, राइट, न्याय पंचायत। फिर रेवेन्यू कोर्ट, जमीन के लेन देन के मामले, सिंह साहब दी ग्रेट में वो जो देखते हो सनी देओल का सीन देखा होगा, वो तो सनी देओल सिट्स एज अ जज, राइट। वो क्या है, डीएम। ये ज्यादातर ये कोर्ट्स जो हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के अंडर भी लगाई जा सकती हैं। एक होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आर्टिकल 50 separates judiciary from the judicial magistrate from executive magistrate from the judicial magistrate. Executive magistracy from the judicial magistracy. तो पहले हमारे यहाँ क्या होता था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों एक ही होते थे, ठीक है। तो पहले एक ऐसे अंग्रेजों के जमाने के एक डीएम होते थे, तो उनका बच्चा और वो ट्रेन से ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते थे, ठीक है। उन्होंने ये रेलवे लाइंस और ये सब, मतलब पूरा कोच उनका ही होता था, लग्जरी और ये सब। तो एक डीएम के, अंग्रेज़ों के ज़माने के एक डीएम के बच्चे से पूछा गया, 5-7 साल के बच्चे से, कि तुम्हारे पापा कितने पावरफुल हैं। तो उसने बोला मेरे पापा इतने पावरफुल हैं कि ये कहो कि ये ट्रेन रुक जाए तो ये ट्रेन रुक जाएगी, ये कहो कि तुम्हें जेल में डाल दे तो ये जेल में डाले जा सकते हो तुम, राइट। टीटीई से एक बच्चे की मेमोइर्स होते हैं ना, तो उसमें लिखा गया है, मेमोइर्स होते हैं जो पुरानी डॉक्यूमेंट्स और ये सब, तो उसमें लिखा गया मेरे पापा यदि चाहें ट्रेन रुकवा सकते हैं, मेरे पापा यदि चाहें तो तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, राइट। तो ऐसी कहानियों के जरिए हम ये समझते हैं कि जो पहले के डीएम होते थे ना, तो उनके पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती थी, मेरे पापा चाहें तो ये लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ दैट चाइल्ड ऑफ 6-7 ईयर्स सेज कि माय डैड इज ऑल पावरफुल बिकॉज ही इज द डीएम। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी में पहले दोनों चीजें आ जाती थी, लेकिन आर्टिकल 50
इंडिपेंडेंट इंडिया का आर्टिकल 50 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब डीएम की जो जुडिशियल पावर्स थी ना, किसी को सजा देना, लॉयर जज बन के बैठना, वो अलग कर दी। क्यों? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। आर्टिकल 50 का मैंडेट यही है, राइट? आर्टिकल 50 यही कहता है ना कि जुडिशरी न्यायपालिका अलग और कार्यपालिका अलग, एग्जीक्यूटिव अलग। तो उस वे से आर्टिकल 50। अब रेवेन्यू कोर्ट्स क्या है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के कोर्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के कोर्ट्स हैं। यानी कि ये टैक्स में कटौती करना, टैक्स लगाना, कम करना, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के अंडर आते हैं। डीएम, एसडीएम, कर लगता है ना जो टैक्स, उसको कम ज्यादा करने का काम ये कोर्ट्स कर सकते हैं। क्लियर? मैजिस्ट्रेट का द वन हु रीड्स द लॉ, द वन हु रीड्स आउट द लॉ इज कॉल्ड एज मैजिस्ट्रेट, राइट? द वन हु रीड्स आउट द लॉ इज कॉल्ड एज मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का मीनिंग सिंपल होता है कि वो लॉ एनैक्ट नहीं करते, राइट? द वन हु एडमिनिस्टर्स द लॉ, द वन हु रीड्स आउट द लॉ इज कॉल्ड एज मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो लॉ कानून पढ़ रहा है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कानून के रूल पढ़ रहा है। ठीक है, कर कितना लगेगा, तुम्हारी जमीन अगर 100 बीघा है, 10 बीघा है तो इतना कर लगेगा, इतना टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। अगर एक ही बीघा जमीन है तो कर माफ किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट खुद लॉ एनैक्ट नहीं करता, मैजिस्ट्रेसी कैन ओनली रीड आउट द लॉ। ठीक है, चाहे जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव। रीड आउट, हाँ, एनैक्ट करना पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, राइट? फैमिली कोर्ट्स। अच्छा, हम जब ये बोलते हैं ना सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल मेकिंग भी नहीं करता। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये आपकी इंट्यूटिव मेमोरी में जानी चाहिए। जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं ना, कि ऐसा जब हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी वाली डिस्कशन भी ऐसे ही पिछली किसी क्लास में हुई थी, वो क्वेश्चन आ गया, राइट? सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जनरल टाइप की चीजें भी पूछी जाती हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया मैजिस्ट्रेसी का, तो मैजिस्ट्रेट कैन ओनली एडमिनिस्टर द लॉ, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट इवन एनैक्ट सबॉर्डिनेट रूल्स, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। मैजिस्ट्रेट क्या करता है? सिर्फ लॉ जो सेक्रेटरी ने बनाया है उसको लागू कर रहा है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सिर्फ उसको लागू करने का काम। क्लियर? जो अभी मैंने पॉइंट बोला ना, 1 बीघा जमीन है तो आप टैक्स वेव ऑफ कर सकते हो। उस लॉ में ग्राउंड रियलिटी को अकोमोडेट करने के लिए गुंजाइश दी गई है, लीवे इज गिवन देयर। If somebody is having just 1 hectare of land, district magistrate or sub-divisional magistrate can waive off the tax if a person is having such a small amount of land. गुंजाइश दे दी ना? लैंड स्मॉल अमाउंट है लेकिन सामने वाले के पास 10 ट्रैक्टर हैं, जो कर माफी के लिए बोल रहा है, जो टैक्स वेव ऑफ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। चंडीगढ़ में जैसे चलान वलान होते रहते थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या वहाँ के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो आरटीओ होते हैं, उनको ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, उनके पास ये पावर्स होती हैं कि सामने वाले को, मेरे को देख के अगर मैं हाव भाव से गरीब लग रहा हूँ तो मेरा चलान वापस करा जा सकता है, मतलब वेव ऑफ किया जा सकता है। अब ओवर स्पीड का चलान था, ठीक है, तो वो मैं उसको बोल रहा हूँ सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मेरे पैसे वेव ऑफ कर दो, 500 रुपये लग जाएंगे, राइट? एक तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए, ऊपर से 500 रुपये और दो, और पुलिस से जब पैसे वैसे माफ़ करवाए जाते हैं, सरकार को पैसे ना दे के जो मज़ा आता है वो तुम समझते हो, राइट? तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट क्या है, तो ऐसे ही लाचार बेचारा समय बन रहा, तो उसने बोला कि गाड़ी मतलब बाइक रखी है XYZ, ठीक है, और हेलमेट तुम्हारा इतने पैसे से कम का नहीं लगता, 500 रुपये तुम्हें सरकार को देने में बड़ी दिक्कत जो हो रही है, तो उसने उसको 2000 कर दिया, राइट? तो दे कैन डू दैट। समझ में आया? सो दिस हैपेंस। अब ये क्या है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के पास में पावर है।
बच्चे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लॉ को एनैक्ट नहीं करता, मैजिस्ट्रेट सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट एडमिनिस्टर करता है। सर इस केस में भी तो सर वो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किया ही ना, क्योंकि वो उस लॉ को लेजिस्लेशन थोड़ी किया, वो तो रूल बना रखा है, सेक्रेटरी ने रूल बना दिया कि ग्राउंड रियलिटी को, जमीनी हकीकत को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति आपको निहायती गरीब लगता है तो, वो क्या है, ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, लगता है तो, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। वेयर एवर देयर इज डिस्क्रिशनरी पावर देयर इज स्कोप फॉर करप्शन। समझ में आया? जहां पे मनमानी पावर, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मेरी मर्जी, जहां पे डिस्क्रिशन है वहां पे करप्शन है। जैसे मैं 20 मिनट क्लास में लेट आया, ये क्या है? डिस्क्रिशन। अब ये क्या कर रही है? मॉरल करप्शन, लेट नहीं आना चाहिए, राइट? समझ में आया? जहां पे मनमानी पावर, अगर मेरी जगह कोई और टीचर होता, पावर नहीं है, राइट? डिस्क्रिशनरी पावर जरूरी है, राइट? लेकिन अच्छा, अगर डिस्क्रिशनरी पावर ना हो, कोई और टीचर हो या मैं भी हूं, तो मैं डिस्क्रिशनरी पावर का पॉजिटिव यूज कैसे कर सकता हूं? क्लास कैंसिल हो जाएगी, है ना? लेकिन इस डिस्क्रिशनरी पावर को क्यों देना पड़ता है? चलो कोई बात नहीं, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई टीचर लेट हो गया, कोई भी रास्ते में ट्रैफिक जैम था, आप 20 मिनट क्लास लेट ले लेना। डिस्क्रिशनरी पावर इज बोथ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव फोर्स, राइट? आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिशनरी दोनों सेम ही है, सेम, राइट? इट कुड बी यूज्ड for positive reasons as well as for negative reasons, right? Shall we move further? तुम लोगों को बता दो ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोग और जज्बाती हो जाते हो उस पर। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में कौन हेड करता है? मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट जज 7 इयर्स का, अगर कोई पर्सन की 7 इयर्स की प्रैक्टिस हो जाती है ना, ये नीचे के कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट में, तहसील कोर्ट में, तो वो 7 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है। कौन? जो स्टेट पीसीएस जुडिशियल सर्विस से सिलेक्ट होके आते हैं। 7-8 साल, 10 साल हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकते हैं, ठीक है? और ये मेट्रोपॉलिटन के 7 से 10 साल वाले, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में संगीन नेचर के केसेस आते हैं, थोड़ा सीरियस नेचर के, मर्डर, राइट? या अभी दिल्ली में एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ आ रही थी कि एक हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर कोबरा छोड़ दिया, वो सब मारने के लिए, राइट? ये सारे केसेस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होते हैं, राइट? सो थोड़ा सा हीनस नेचर ऑफ क्राइम वो यहाँ पे होता है, राइट? मतलब बैंक, किसी को डिकॉयती करनी है तो, किसी चेन स्नैचिंग करनी है तो किसी का गला ही काट दिया, ये सारी चीजें ऐसे केसेस में आती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का, राइट? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जो मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं, ही कैन हियर बोथ सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। अब इस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में अलग अलग जजेस भी हो सकते हैं। the ones who specialize in civil cases, the ones who specialize in criminal cases, right? So what is the role of mayor? Mayor means you are asking about municipal mayor, Yes. right? That is in Panchayati Raj, municipalities. That doesn't have anything to do here. Still we will deal with that. Okay. मेयर वगैरह के पास थोड़ी मोटी पावर्स होती है, म्यूनिसिपैलिटी ने जो पेनल्टी लगाई है। अब जैसे तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं, उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होती, लेकिन ये होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, नहीं पे किया और वो कनेक्शन काटने के लिए आ गए, ठीक है? अब मेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनको बोलोगे कि पेनल्टी वेव ऑफ कर दो और इनको फोन कर दो, तो वो इंटरफेयर करते हैं इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स। चीफ इंजीनियर या एसडीओ बिजली कनेक्शन काटने आ रहा है, मेयर उसको फोन करेगा, वो डर जाएगा। वो सारा कुछ क्या है? इनफॉर्मल है, फॉर्मल में कुछ नहीं है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल्स कौन से हैं? 124 टू 127। आर्टिकल्स 124 टू 127। ब्रीफ में लिख लो इनको। Article 124, establishment and constitution of the court of Supreme Court. Establishment and constitution of Supreme Court.
ठीक है। ओरिजिनली देयर वर 7 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and 1 CJI. So total 8 judges. Originally there were 7 judges plus 1 CJI. Later on, originally there were 7 judges plus 1 CJI. So total 8 judges. Later on, the parliament gradually increased the number of judges. Later on, the parliament gradually increased the number of judges. Clear? Today the number stands at 34. Clear? Second point, every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President. सही आर्टिकल 124 124 बच्चे, इसी के हाँ इसी के अंडर ही सारी ये लिखने हैं, ठीक है। ये उनके क्लॉजेज जो हैं, सुन लो, उनके जो क्लॉजेज हैं आर्टिकल 124 के, उनको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। उनका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, राइट। I'm explaining that, Rishu, I'm going to explain that. Nandini, it becomes a little tough if our questions are not addressed in the real time. बच्चे, अच्छा मैं कर रहा हूँ questions address. मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया था, आई एम द सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर द सुप्रीम कोर्ट, यू गाइज आर द हाई कोर्ट एंड आई एम द लोअर कोर्ट, राइट। नाउ इज इट फाइन? अब यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। हाउ इज द प्लेस डिसाइडेड? Where are the infra for special courts? These are fundamental questions which I am going to address later on, Nandini, right? We will have a debate on arguments in favor and arguments against on special courts. Then would be the opportune time to address your questions. We are not lower courts, very nice. अच्छा, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मेरे को ये नहीं पता था आपने लोअर कोर्ट ऐसे लिखा है वहां पे, राइट। लोअर कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट ऑफ, क्योंकि लोअर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो होता है जिसकी जजमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसकी जजमेंट की साइटेशनल वैल्यू होती है, CITATIONAL, साइटेशनल वैल्यू। साइटेशनल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम्हारा बड़ा भाई कुछ अपराध करके आता है, मतलब समझ रहे हो, कुछ गड़बड़ करके आता है, वो रात में दारू पी के घर आ रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है? वो हाई कोर्ट। तो तुम लोग 10 बजे वैसे ही मतलब खेल वेल के आ रहे हो कहीं से, बर्थडे पार्टी से, है ना, और सूफी हो तुम, एकदम पी खा के नहीं आए, तो तुम्हें मम्मी बोलती हैं कि लेट क्यों आए, तो वो खा पी के आता है, उसको कुछ नहीं बोलते हो, मेरे को बोलते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? साइटेशनल वैल्यू दे रहे हो, राइट। सो हाई कोर्ट ने जो किया है, बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने जो किया है, वो बाइंडिंग हो जाता है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि फादर दोनों के केस में ये बोल देते हैं कि आज के बाद कोई नहीं आएगा, पहले जो हो गया सो हो गया, राइट, आज के बाद कोई ये सब नहीं करेगा, तब क्या है? हाई कोर्ट को भी तुमने लपेटे में ले लिया अपने केस के चलते, लोअर कोर्ट तुम खुद हो, तुम फंसे ही, राइट, और अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग हो गई। क्लियर? दैट मीन्स साइटेशनल वैल्यू, राइट। yes, you are not the lower court, right? So done. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by a warrant under his hand and seal. Warrant मतलब ये signatures. Warrant under his hand and seal, अपनी stamp. seal का meaning है stamp, SEAL, ठीक है। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by a warrant under his hand and seal. Clear? By a warrant under his hand and seal, SEAL.
डन बाय, मतलब ये टेक्निकल लैंग्वेज है। वारंट होता है अपने हाथ से सिग्नेचर करना, वारंट अपने हाथ के अंडर हिज हैंड, एंड सील, सील मतलब स्टैंप के ऊपर जो हम साइन करते हैं ना, उसकी टेक्निकल लैंग्वेज है, राइट। नाउ आफ्टर, इसी कॉन्टिन्यूटी में लिखना है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच नंबर ऑफ जजेस, after consultation with such judges of the Supreme Court as the President may consider necessary, as the President may, such judges of the Supreme Court as the President may consider necessary। झुक के मत लिखो, सीधे बैठ के लिखो, दोनों सीधे बैठ के लिखो। So as the President may consider necessary, उससे स्पीड कम आती है, राइट। आपको लगता है कागज वो जो डाल रहे हो, लेकिन उससे स्पीड कम आती है। As the President may consider necessary, clear? अब क्या चल रहा है, इंदिरा गांधी ने गड़बड़ कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को जो नंबर लगेगा, प्रेसिडेंट जुडिशरी को अपॉइंट करेंगे, जजेस को अपॉइंट करेंगे, कंसल्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ जजेस से जो प्रेसिडेंट को सही लगता है। लेकिन क्या हो गया, अब सीजेआई नामों की लिस्ट भेजते हैं, प्रेसिडेंट को वो अप्रूव करनी होती है, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यूटी में लिखना, दिस इज व्हाट इज ओरिजिनली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट वाज ओरिजिनली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, this is what was there in the original constitution, this is what was there in the original constitution। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यू टू interference in the judiciary in 1970s, due to interference in judiciary in 1970s, 1970s 1970s, comma, the judiciary took charge of, took control of the process of appointment of judges by reinterpreting and rephrasing Article 124। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना जजेस को अपॉइंट करने का, उसको बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, पहले पूरा समझ लें, फिर उसके बाद एज द थिंग्स स्टैंड टुडे वी वुड बी डीलिंग विद दैट, राइट। नाउ यहां तक लिख लिया। नाउ आर्टिकल 125, salaries etc of the judges। salaries comma etc of judges। पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम determine the salaries of, parliament में from time to time determine the salaries of judges।
42nd अमेंडमेंट के टाइम पर जो हुआ था वही 1970s अभी लिखा है। अभी डिटेल में जाएंगे ना तो अभी समझ नहीं आएगा, इसीलिए ये लिखवाया गया, राइट। नाउ इसके बाद लिखोगे इन दी ओरिजिनल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन salaries were specified in the second schedule. Salaries were specified in the second schedule to the Constitution of India. सेकेंड शेड्यूल को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। बाद में ना ये चीजें नहीं पढ़ी जाती, भूल जाते हैं। डन। आर्टिकल 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। If the office of Chief Justice of India is vacant, if the office of Chief Justice of India is vacant, VACANT, or if the Chief Justice is unable to perform the duties of his office, or if the Chief Justice is unable to perform the duties of his office, then comma के बाद then, after comma then the duties of the office shall be performed by such one of the other judges, then the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court, such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purpose. Then the duties of the office of CJI shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint. Then the duties of the office of CJI, ये short forms use कर लिया करो, office of the CJI shall be performed by one of the other judges of the Supreme Court as the president may appoint for the purpose. ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है, यस। कौन होगा? हाई कोर्ट का जज हो सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान से पढ़ो, देखो छोटी छोटी गलतियां मेरे स्टूडेंट से नहीं होनी चाहिए। मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, बाद में हमने द कोर्ट लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का ही है। हमने क्या लिखा है? द कोर्ट लिखा है, ठीक है। अगर हम लिखें एनी कोर्ट या अ कोर्ट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और भी हो सकता है। बेसिक इंग्लिश है बट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जल्दीबाजी में ये चीजें मिस हो जाती हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? अगर ऑफिस ऑफ सीजेआई खाली पड़ा है किसी भी कारण से, तो प्रेसिडेंट उसी कोर्ट के, द कोर्ट आ गया ना, मतलब फिर उसी कोर्ट की बात हो रही है जो हमने पहले रेफर करा है। क्लियर? डन टू एवरीवन? लोअर कोर्ट वालों को भी समझ में आ गया? सो अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 127, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस।
डन. If at any time, if at any given time there is no quorum of judges of the Supreme Court, there is no quorum of judges of the Supreme Court available, there is no quorum of judges of the Supreme Court available to hold any session of the court, to hold or continue any session of the court, then the CJI may then the CJI may, with the prior consent of the President, consent of the President, then the CJI may, comma, with the prior consent of the President, लिख लिया, and after consultation with Chief Justice of the High Court concerned, after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request a judge of a high court, request a judge of a high court who is duly qualified, who is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. पढ़ो. To be appointed as a judge of the Supreme Court. अगर किसी टाइम पे, if at any given point of time there is no quorum of the judges of the Supreme Court available to hold any session of the court, then the Chief Justice of India may, comma, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, ठीक है, request a judge of the High Court, a judge of a High Court duly qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court, to judge of the Supreme Court to act as ad hoc judge of the Supreme Court, to act as an ad hoc judge of the Supreme Court, to act as an ad hoc judge of the Supreme Court. समझ में आया? अगर अब इसका हिंदी में अनुवाद समझ लो, इसका ट्रांसलेशन समझो. अगर किसी ऐसे टाइम पे जहां पे सुप्रीम कोर्ट में सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस नहीं हैं, कंडीशन नंबर 1, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस कोरम के लिए नहीं है, 3 जजेस 5 जजेस नहीं है, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की अनुमति लेते हुए, ठीक है, और उस हाई कोर्ट के जज की अनुमति लेते हुए, चीफ जस्टिस की अनुमति लेते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की अनुमति लेते हुए क्या करेंगे, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति लेते हुए जिस हाई कोर्ट में वो जज जिनको लगाना है एड हॉक जज, ठीक है, उस हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज उनको सुप्रीम कोर्ट में लगाना है, क्योंकि वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज ड्यूली क्वालिफाइड है. क्या लगने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज लगने के लिए, तो उसको लगाया जा सकता है. ठीक है, यानी कि एड हॉक जजेस लगाए जा सकते हैं.
किसको लगाया जा सकेगा? ऐसा नहीं कि किसी को भी आरा गहरा नत्थु गहरा को बोला ये मेरा भतीजा लगता है इसको सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दो, नहीं, वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए। किसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज लगने के लिए। क्या वो पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो सकता है? नहीं, हाई कोर्ट का होना चाहिए। किसकी क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्सेंट जरूरी है? कॉन्सेंट कहां लिखा है? कंसल्ट करना है सिर्फ, समझ में आया? यहां पे गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइट? इसलिए मैं जानबूझ के वो चीजें पूछ रहा हूं। जल्दबाजी में कॉन्सेंट नहीं लिखना, कॉन्सल्ट लिखा है। कॉन्सेंट किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का। मे मर्जी है, अगर कोरम नहीं भी है, शैल नहीं है। शैल और मे में क्या डिफरेंस है? शैल बाइंडिंग हो जाता है, मे ऑप्शनल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे, अगर वैकेंसी खाली पड़ी है तो पड़ी रहे। अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो मे वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करके, इससे पहले वाले जो थे ना बोबडे सर, तो उन्होंने क्या कहा कि एडहॉक जजेस लगाना शुरू कर देते हैं। वो बातें बातें करके चले गए, रिटायर हो गए, वैकेंसीज फिलअप नहीं करी। करना चाहते तो कर सकते थे। एडहॉक जजेस लगाना क्या सही है या गलत, ये एक और डिबेटेबल क्वेश्चन है। भाई अगर कोई जज क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का, तुमसे वैकेंसीज नहीं फिलअप हो रही, अनुमति किससे लोगे? कॉन्सेंट किससे लोगे? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेंट। तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वैकेंसीज को ही अप्रूव कर दे। मतलब समझ में आया? अगर कोई जज, अगर आप क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट का जज लगने के लिए, आपका नाम ऊपर भेजा, मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं करा, बोले ये थोड़ा अड़ियल है, मेरा राम मंदिर वाला केस रोक लेगा। फिर हाई कोर्ट ने बोला, फिर सीजीआई ने इन्हीं की फाइल दोबारा से भेज दी, बोला कि जब तक तुम नामों पे विचार कर रहे हो तब तक इसको एडहॉक जज लगा दो। मतलब बना कोई बात का? नहीं बना। रेगुलर वे में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए ना। ये तो इमरजेंसी के वे में लिख रखा है कि जब कोरम ना हो, ठीक है, जब कोरम ना हो तभी ये एक्सरसाइज होना चाहिए। ओनली व्हेन देयर इज नो कोरम। इतने भी जजेस ना हो कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो चाहिए एक पीठ को, एक बेंच को बनाने के लिए। बेंच का मतलब 5 जजेस, 3 जजेस का बेंच होता है, 2 जजेस का बेंच होता है। जब सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस ना हो तभी ऐसा किया जाए, ठीक है? सर तो वो उस केस तक ही नहीं कि उसके मतलब केस के बाद चलता रहता है, फिर वो एडहॉक जजेस फिर एडहॉक रह ही जाते हैं, राइट? 2-2 साल तक रेगुलरली वैकेंसीज फिलअप नहीं करी जाती। एडहॉक जजेस के वे से वैकेंसीज फिलअप करके जजेस को रेगुलर वे में सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं लगाया जाता, जो कि गलत प्रोसेस है, राइट? आर्टिकल 128, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बच्चे यहां पे कोरम की कोई डेफिनेशन ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। अगर यहां पे कोरम का मतलब पता है क्या है? अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जजेस होते हैं, वो एक बेंच अपना काम कर रहा है, इतने में कोई और केस आ गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अपर लिमिट ऑफ जजेस को ध्यान में रखते हुए 34 अपर लिमिट है, कितने बेंचेस बन जाएंगे? 3, 4, 5 बन सकते हैं, ठीक है? अगर उसमें 27 जजेस हैं, 34 में से 22 जजेस हैं, 27 हैं, 34 से कम नंबर है, पूरी तरह से वैकेंसीज फिल्ड अप नहीं है, तो यह कहा जा सकता है कि हमें एक और बेंच बनाना है, उसमें 4 जजेस और 3 जजेस और चाहिए। या तो 3 का बेंच होता है, या 5 का, या 7 का, या 9 का, या 11 का, ऑड नंबर होता है, ठीक है? अब अगर सीजीआई ये बोले कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस नहीं है, तो आप एडहॉक जजेस लगाने दो। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के केस में कोरम नहीं बन पा रहा। कोरम का मतलब क्या है? 3 जजेस होने चाहिए, नहीं बन पा रहे, तब वो किया जा सकता है, ठीक है? ये नहीं है कि 10 जजेस होने चाहिए, 11, राइट? एडहॉक जजेस डू नॉट वर्क अंडर सीजेआई। अगर एडहॉक जज एक बार अपॉइंट हो जाता है तो फिर उसकी कंडीशंस रेगुलर हो जाती है, उनको सारा कुछ वही सब फैसिलिटी, बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ मिलता है, राइट? जुगनू की तरह। नाउ समझ में? हाँ, सो पॉइंट क्या है? हाँ, मैं वो एग्जांपल दे रहा था, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जज की इंडिपेंडेंस नहीं होती, राइट? मतलब समझ में आया? एडहॉक जज
विल बी एट दी, ध्यान से लिखने की बात नहीं है, दे विल डांस ऑन दी ट्यून्स ऑफ सीजेआई, जो आप पूछना चाह रहे हो ना, यस, दे डोंट वर्क अंडर सीजेआई, लेकिन उनकी एडहॉक अपॉइंटमेंट को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? बोले कि रेगुलर जज लगा रहे हैं, अब तुम्हारा मियाद खत्म हुई, घर चलो, राइट, तुमने फेवरेबल जजमेंट नहीं दी, राम मंदिर वाली जजमेंट मोदी जी के अनुसार नहीं दी, अमित शाह बहुत मारेंगे, घर चलो, मतलब समझ में आया? तो पॉइंट क्या है, दे विल बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ सीजेआई भी कह सकते हो या प्रेसिडेंट, राइट। तमन्ना, दिस वी विल टॉक अबाउट इन द कमिंग सेशंस, okay, we will talk about, yes, he does appoint, okay, in his capacity nahi, in consultation with CJI only. Now article 128, attendance of retired judges at the sitting of Supreme Court, attendance of retired judges at the sittings of the Supreme Court. above question क्या था? Which type? It could be any ordinary decision also. Rishu. Quorum means the minimum number of judges to start the meeting. Quorum here means the minimum of number of judges required to hear a case. Right? Required to hear a case. जैसे सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितना चाहिए होता है? 3, एक बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब अगर बाकी के बेंचेस बने हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर एक बेंच नहीं बन रहा तो ये बोला जाएगा कि और पर्सन को ला दो, राइट, डन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट, यस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया may with the prior consent of the president, the Chief Justice of India may with the prior consent of the president request any person who has held the office of the judge of the Supreme Court request any person who has held the office of the judge of the Supreme Court or who has held the office of judge of a high court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to become the judge of the Supreme Court. ठीक है, मतलब ये क्या है, जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है पहले या हाई कोर्ट का जज रह चुका है पहले, उसको सुप्रीम कोर्ट का एक टेम्परेरी जज लगाया जा सकता है, ठीक है, राइट। अब यहां पे ना एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड, एंड को अंडरलाइन करो, एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना एक बात है, अब उसके बाद अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, ठीक है, मान लो कि एक जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनको इम्पीच कर दिया, रिमूव कर दिया, उनको आय से ज्यादा संपत्ति के चार्जेस में सुप्रीम कोर्ट ने या सीबीआई ने केस फाइल कर रखा है, वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, क्वालिफिकेशंस खत्म हो गई ना, वो करप्ट आदमी है। एंड इज क्वालिफाइड, उसका क्वालिफाइड होना, एंड इज क्वालिफाइड होना जरूरी है, और वो रिटायर्ड जज या पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या हाई कोर्ट का जज रह चुका है, दोनों में से किसी का भी जज रह चुका है, तो उसको सिटिंग्स में
अब पिछले टॉपिक में एडहॉक जजेस वाले क्वेश्चन में किसी ने पूछा था कि उस केस के बाद, आपने पूछा था उस केस के बाद क्या होगा, आपने पूछा था इस केस के बाद क्या होगा, राइट? तो उस केस के बाद क्या होगा, मैंने बोला कि वो फिर चलते ही रहते हैं, राइट? एडहॉक जजेस के केस में होता है वो फिर 65 साल के हो गए तब जाके रिटायर होंगे, लेकिन इनके केस में क्या होता है, सिटिंग्स के लिए एक पर्टिकुलर केस है उसकी फटाफट से सुनवाई करनी है, या 2-4 केसेस हैं उसकी सुनवाई करनी है, उसके लिए टेम्परेरी जज लगा दिया। एडहॉक जज अलग है, अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये अलग है। क्लियर? डन? क्लियर? बाकी आर्टिकल 129 और ये सब कल कवर करेंगे, राइट? एनी डाउट? ऑनलाइन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई डाउट है किसी का, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल का कोई डाउट हो किसी का, पंचायत, किसी पंचायत कोर्ट का कोई डाउट हो? सर आर्टिकल 125 में हम लोग ये पढ़े कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है सैलरी। सर ओरिजिनली ये आप लिख रहे थे सर, तो अब क्या चेंज हो गया? नहीं, पार्लियामेंट जब टाइम टू टाइम चेंज करती है ना, तो शेड्यूल उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब तक पार्लियामेंट कोई नंबर फिक्स नहीं करती, नया रिवाइज नहीं करती, तो सैलरी उतनी होगी जितनी शेड्यूल 2 में दे रखी है। अभी भी वहीं पे उतनी ही सैलरी, अभी सैलरी का नंबर चेंज हो गया है, अमाउंट चेंज हो गया है, लेकिन सैलरीज ऑफ जजेस आर गिवन इन शेड्यूल 2 ओनली। ठीक है? चेंज भी हो सकता है या फिर अब तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, सैलरी चेंज हो गई पहले सैलरी, हाँ शेड्यूल सेम रहेगा, शेड्यूल सेम रहेगा, उसी में कहीं ना कहीं ऐड हाँ उसमें फिगर को चेंज किया जाता है, बस अमाउंट जो है उसको चेंज कर देते हैं, राइट? डन एवरीवन? कोई डाउट? ऑल राइट गाइज, थैंक यू।